तो कल कल्टीवेशन इसमें जो हमने बात की थी क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट में इसमें कहा था कि कितना रेनफॉल चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, सॉइल किस तरह चाहिए। ये था कि भाई टेम्परेचर इसमें दो तरह से कहा था, अपलैंड राइज और लोलैंड राइज। अपलैंड राइज में था कि भाई इस तरह में वहाँ पर जो रेनफॉल है 60 to 120 सेंटीमीटर थी, अपलैंड राइज में 180 to 240 सेंटीमीटर थी। इसी तरह इसका जो सॉइल का जो पीएच था 5.5 to 9 या 5.8 तक था, 5.9 तक था। तो ये तो था इसका कि और सॉइल भी किस तरह की चाहिए थी आप इसमें पैदावार करने के लिए, कि सॉइल कौन सी सॉइल इसके लिए पैदावार करने के लिए कौन सी सॉइल होती है। तो ये पिछली क्लास में हम सब डिस्कस हो गया है, हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इसके पैडी का कल्टीवेशन खेती कैसे की जाती है। चावल की जो खेती करने के लिए जो स्टेप है मेन उसमें ये स्टेप किसान के हैं। सबसे पहले जो किसान करता है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, अपने खेत को तैयार करना बोने से पहले, कि क्या खेत में बुवाई कैसे करना, मतलब किस तरह से खेत की तैयारी करना। दूसरा कि सोइंग, बुवाई करना। बुवाई भी किस किस मेथड से किसान कर सकता है, कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं चावल की खेती के लिए। फिर उसका जो सीड है, उसका सीड की क्वालिटी ऑफ सीड, क्वांटिटी ऑफ सीड, कितना सीड डालना है, सीड की क्वालिटी कौन सी है, कौन सा इम्प्रूव वैरायटी उसको अपने खेतों में बोना है, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। फिर समय समय पर उसको खेती में उसमें अगर अधिक उपज लेनी है अपने खेतों से, तो समय समय पर उसको खाद भी कौन सी खाद डालनी है उसका बारे में उसको ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद इरिगेशन मतलब सिंचाई, समय समय पर खेतों में पानी करना है, कितने कितने इंटरवल्स में पानी देना है, आवश्यकता है पानी देने की कि नहीं है, इसका ध्यान रखना। हार्वेस्टिंग टाइम, किस टाइम उसको हार्वेस्ट करना, खेतों को पकना है तो कितने पकने के बाद, पूरी फसल पकने के बाद या कितना आधी पकी है उस समय उसको वहाँ से हार्वेस्टिंग टाइम करना, काटना है अपने खेतों से, ये सब ध्यान। और फिर उसके बाद उसका स्टोरेज, भंडारण, किस तरह से उसको स्टोरेज करना है, और स्टोरेज करने के लिए भी उसको कि लंबे समय तक अपने जो उसकी फसल हुई है उसका अच्छी तरह से उसको भंडारण किया जाए। अब इसमें जो है कि समय को सोइंग सबसे पहले है कि प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, कैसे किसान अपने खेतों को तैयार करता है अपनी फील्ड के लिए। तो जो धान की खेती है, धान भी कहते हैं चावल को, पैडी चावल को भी कहते हैं और धान भी कहते हैं। तो जो धान की खेती के लिए सबसे पहले किसान जो करता है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड में आता है, तो किसान जो है वो अपने उस ऐसे खेत ज़रूरी है चावल के लिए जो खेत जो है फील्ड है वो समतल हो, मतलब खेत में कहीं गड्ढे ऊंचाई ना हो, समतल हो, एक समान हो, जिससे कि जो पानी, क्योंकि खेत में जो पानी है आप लोग को पता ही होगा कि चावल की खेती के लिए पानी ज़रूरी है, अधिक मात्रा में पानी चाहिए पड़ता है। पानी कुछ तो जो सोइंग में है, जो आपके अपलैंड वाली है जो लो लैंड वाले क्रॉप राइस वो हैं वैरायटी, उनके लिए तो पूरा पानी खेतों में भरा ही रहता चाहिए। तो समतल होगा तो एक सा पूरे खेत में समान तरह से पानी भरा रहेगा। अगर ऊंचा नीचा होगा तो कहीं कम और कहीं ज़्यादा होगा। दूसरे इसमें जो पानी निकलने की भी दृष्टि से भी ठीक है कि अगर आवश्यकता पड़े तो पानी उस खेत का कम या ज़्यादा किया जा सके, काम आवश्यकता पड़ने पर पानी की मात्रा जो लेवल है बढ़ाया जा सके, और आवश्यकता होने पर उस पर पानी की लेवल जो है वो कम भी किया जा सके। तो ये तो है कि, और उसके बाद फिर किसान क्या करता है, पानी अगर वर्षा का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसके पहले जो किसान है उसकी जो है अच्छी तरह से उसके खेत में जुताई करता है, उसमें हल चलाता है, और पानी भरने से पहले, और फिर जुताई करने के बाद में उन खेतों में पानी भर दिया जाता है। और अगर वहाँ पर ऐसा है कि पानी की सुविधा नहीं है तो वो किसान है वर्षा का इंतज़ार करता है कि जब पानी बरसात हो जाएगी तब वो अपने खेतों की जुताई करेगा, और उसके बाद में वो जब पानी भर जाता है फिर उसके बाद में फिर से पुनः उसकी
जुताई करता है बुवाई के कुछ दिन पहले, सोइंग करने के कुछ दिन पहले। अब जो है दूसरा आ जाता है सोइंग। सोइंग के लिए भी जो राइस को है, धान को है, वो 3 कैटेगरी में उन्होंने बांटा है कि विंटर राइस, ऑटम राइस एंड स्प्रिंग राइस। इसके मैच्योरिटी टाइम एंड सोइंग टाइम को अलग अलग करके, तो विंटर राइस, ऑटम राइस एंड स्प्रिंग राइस। विंटर राइस में मतलब कि वो जो है कि इसमें जो है जो पैडी जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैडी क्रॉप ऑफ इंडिया है। इसमें जो सोइंग टाइम है जून टू जुलाई और इसका हार्वेस्ट टाइम है वो नवंबर टू दिसंबर है। और इसका जो लाइफ साइकिल है, जो इसकी कंप्लीट क्रॉप जो होती है, इसका 140 टू 160 डेज है। दूसरे तरह की जो क्रॉप है ऑटम राइस है, इसका जो सोइंग टाइम है सितंबर टू अक्टूबर एंड इसका जो लाइफ साइकिल है 90 टू 110 डेज है होता है। एंड इसका नेक्स्ट जो अगली स्प्रिंग राइस जो है वो भी इसका जो सोइंग टाइम है दिसंबर और जनवरी और मैच्योरिंग टाइम जो है मार्च टू अप्रैल। तो ये तो हो गया है इसका सोइंग टाइम किसी भी उसका। अब जो सोइंग टाइम तो है, इसके बाद में है कि इसका सोइंग के मेथड, जो सोइंग करने के मेथड हैं, किसान किस तरह से अपने खेतों में बीज बोता है, उस बोने के लिए भी किसान 2 तरह का कल्टीवेशन करता है, ड्राई कल्टीवेशन और वेट कल्टीवेशन। जो ड्राई कल्टीवेशन वो उन खेतों में किया जाता है जहाँ पर खेती के स्थानों में किया जाता है, उन खेतों में जहाँ पर बरसात का जो है कम वर्षा है या कम सिंचित खेतों किसान कम वर्षा वाले स्थानों में की जाती है। और वहाँ पर जो किसान है खेतों में धान के खेतों में मतलब धान को छिड़क के बो दिया जाता है, छिड़का के मतलब स्प्रेड कर जाता है हाथ से, जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है, हाथ से यूँ फैला के। और इसकी जो फसल है वो 1 वर्ष कम से कम तैयार होने में लेती है। दूसरे तरह का है कि वेट कल्टीवेशन। जो वेट कल्टीवेशन है मतलब दूसरे तरह का जो सोइंग मेथड है, इस दूसरे तरह के जो सोइंग मेथड में जो किसान हैं वो उसमें क्या करते हैं कि जो सीड है या जो राइस के धान है उसके लिए किसान क्या करता है कि कोई वेट मॉइस्ट से उसमें टाट में या किसी कप उसमें जगह पे इनके बीजों को रख दिया जाता है, धान के बीजों को, और जब तक बोरी में 2-3 दिन के लिए, जिससे उनमें थोड़ा सा जर्मिनेशन हो जाता है। और उसके बाद उन बीजों का जो खेत हैं मॉइस्ट जिनमें पानी है उनमें छिड़काव स्प्रेड कर दिया जाता है, उन पर छिड़काव कर दिया जाता है, उनको फैला दिया जाता है। तो ये वेट कर पर एक और है इंटेंसिव कल्टीवेशन। ये है, इसका उपयोग जो है वहाँ मोस्टली उन लोगों में कहते हैं जो हाईलैंड क्षेत्र में उपयोग में ली जाती है। इसमें जहाँ अलग से पानी इरिगेशन का सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस विधि में जो होता है कि जो नर्सरी में जो है जर्मिनेट करके चावल के जो पौध हैं नर्सरी में तैयार की जाती हैं, और उस पौध को तैयार करने के बाद में खेतों को तैयार कर लिए, उनमें खाद वगैरह डाल दिए, उसके बाद 20-25 दिन के बाद उस पौध को वहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है फील्ड के अंदर। और एक साथ में 2-3 पौधे इकट्ठे एक बार में लगाए जाते हैं। सबसे प्लस पॉइंट इसमें ये है कि इस तरह के सोइंग मेथड से खेत में जो एक तो जो इस तरह से इसमें खेत में जो पर हेक्टर जो सीड डालने का जो है वो कम बीज, इसमें फसलों में कम बीज का इस्तेमाल होता है, किसान को कम बीज से ही काम चल जाता है। तो ये हो गया आप इंटेंसिव किस तरह से सोइंग के मेथड हैं। अब आता है कि क्या क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द सीड, किस तरह से सीड की क्वालिटी कौन सी होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमको सीड डालना है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चावल का हम जो मिलते हैं, जो हम चावल देखते हैं या हमारे पास में जो चावल हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, वो चावल ऐसा सीड जैसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने खेतों में, क्योंकि वो चावल में जो हमारे पास आता है वो पॉलिश राइस आता है, पॉलिश चावल होते हैं, उसमें उसका मिलिंग के दौरान उसका जो एम्ब्रियो होता है वो उसका नष्ट हो जाता है, और एम्ब्रियो नष्ट हो जाने के बाद से नेचुरल है वो जर्मिनेट तो कर ही नहीं सकता।
तो इसलिए हमें किसान को या फार्मर्स को हम फार्मर्स हैं वो जो सर्टिफाइड सीड होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट से या वहाँ से वही लेके ही अपने खेतों में डालने चाहिए। वही अच्छी क्वालिटी का या इम्प्रूव वैरायटी के सीड ही लेके अपनी अच्छी उपज लेने के लिए अपने खेतों से उन्हीं सीड को सर्टिफाइड सीड को अपने खेतों में बोना चाहिए। अब है कि कौन समय समय पर हमको खाद डालना है, कौन सी फर्टिलाइज़र डालना है, कौन सी खाद व उर्वरक डालने हैं। इसमें करने के कोई बहुत सारे किसान देसी खाद डाल लेते हैं, कंपोस्ट खाद डालते हैं, पर कुछ किसान के लिए इसके साथ भी अगर और ज़्यादा अच्छी अपनी फसल लेनी है तो ये इसमें चावल के खेतों जो 130 kg यूरिया प्लस 40 to 60 kg फॉस्फेट 30 to 45 kg पोटास पर हेक्टर इसमें डाल सकते हैं किसान समय समय पर इसके। और इरिगेशन और हार्वेस्टिंग का टाइम इसमें है जो अगर है समय समय पर खेतों में पानी अगर कम है, बरसात नहीं हो रही है, क्योंकि खेतों में चावल की खेती के लिए खेतों में हमेशा पानी भरा होना चाहिए जो कि कम से कम 1.2 to 2.5 लेवल सेंटीमीटर तक इतना पानी तो खेतों में होना ही चाहिए। अब अगर बरसात ज़्यादा रेनी हो गई है तो पानी निकालना पड़ेगा समय समय पर, और अगर नहीं हुई है सूखा है तो अब आपको समय समय पर उसमें पानी का जो लेवल है पानी उसमें समय समय पर उसमें पानी डालना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग के टाइम में के लिए उसमें चावलों के जो है चावल के लिए हार्वेस्टिंग टाइम में जो चावल है मैच्योर दिख रहे हैं और उसमें आपको क्या करना है कि इसके मैच्योर होने पे देख रहे हैं आप, जैसे फ़ोटो में दिख रहा है कि पूरी बालियां तो पक जाती हैं पर स्टेम जो है वो इसका जो पूरा प्लांट है वो ग्रीन होता है। अब जो बालियां पक जाती हैं येलो कलर की दिखाई देने लगती हैं और पक जाने पर बालियों को पक जाने पर इसको खेत में अगर समय पर नहीं कटाई करी, इसकी नहीं कटाई करी तो उससे क्या होगा कि ये बालियाँ वही तड़क जाएंगी और पूरा का पूरा जो चावल है जो फसल है पानी में चली जाएगी। तो इसको है कि इसी टाइम इसको किसान को काटना पड़ता है और हार्वेस्ट करना पड़ता है और काट के किसान अपने खेतों में लेके आके इसको जो है बंडल स्टिक अलग कर लेते हैं काट के हंसिए वगैरह से और फिर उसके बंडल बना के अपने खेतों में सुखाने के लिए फैला देते हैं। और फिर उनको या तो जो पशु हैं उनके जो गोल गोल चक्कर लगा के उससे करके या थ्रेशर मशीन से उससे करके इनका बीज और जो भूसा है हस्क है उसको अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो किसान हैं इसको चावल की खेती को चावल को किस तरह से कल्टीवेट किया जाता है इस पूरे इसमें कि खेत से निकाला और ये यहाँ से मैच्योर होने पर ये पूरा लीफ हरे रंग के दिखाई देती है और पूरा का पूरा प्लांट ये सीड इसमें हंस करके संग में। अब ये तो हो गई इसमें चावल का दाना आ गया सॉरी जो कि जिसके अंदर पूरा का कवर है अभी। लेकिन ये चावल हमारे जैसे हम जो खाते हैं वो हमारे पास तो जो आता है वो पॉलिश्ड राइस आता है। अब इसकी मिलिंग किस तरह से की जाती है इसको, क्योंकि इसमें चावल का जो धान के रूप में है इसमें तो भूसा भी है। तो अब जो भूसा हस्क है इसको निकालने के लिए क्या करा जाता है कि पुराने उसमें तो क्या ओखल वगैरह में इसको कूटा जाता है या अलग करा जाता है और नए उसमें तो दो मेथड अपनाए जाते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड जिसमें कि लोग ओखली में डाल के और उसमें कूट के बड़े लकड़ी के उसमें डाल के कूट के चावल के दाने अलग कर लेते हैं और भूसा अलग कर देते हैं। और जो दूसरी आधुनिक विधि है उसमें चावलों को क्या करा जाता है चावल की बड़ी बड़ी मशीनें ब्लोअर्स हैं उसके अंदर डाल देते हैं। उसमें डालने से वो मशीनें चलती हैं और उससे चावल अलग हो जाता है और उसका भूसा अलग हो जाता है। और इसमें जो पर इस क्रिया में जो दाने होते हैं उनका जो चावल है उनका जो एंडोस्पर्म की जो बाहरी सरफेस है वो छिलकर अलग हो जाती हैं। इस प्रकार जो चावल का जो चोकर है जिसको ब्रान कहते हैं वो अलग हो जाता है, चावल के दाने अलग हो जाते हैं। और क्या है जो ब्रान में जो है सबसे अधिक मात्रा में चावल से ज़्यादा दुगने जो पोषक तत्व हैं वो ब्रान में निकल जाते हैं मेन।
चावल तो हमारे पास में जो आता है वो तो उसकी बहुत अधिक मात्रा में उसके पोषक तत्व निकल चुके होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चावल आता है वो पॉलिश किया हुआ राइस होता है। और वैसे चावल में अधिक मात्रा में स्टार्च होता है। सबसे अधिक मात्रा में जो चावल में होता है वो स्टार्च होता है। इसके अलावा फैट, प्रोटीन्स अधिक होता है, और कुछ इसका जो है अधिक मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसको जब हम इसको ब्लोअर या उसको उसमें चलाते हैं और उसको इसका छिलका, इसका जो हस्क है अलग करते हैं, और इस तरह इसके मिलिंग में जो तत्व हैं, पोषक तत्व काफ़ी ख़त्म हो जाते हैं, और हमारे पास जो आता है वो आता है पॉलिश्ड राइस। ठीक है। अब इसको अगर हमको प्रोटेक्शन करना है, चावलों के क्रॉप का अब स्टोरेज है, भंडारण कैसे करना है इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे रोग लग जाते हैं चावल में, क्रॉप में, फसलों में। तो अब इसका अगर किसान है अधिक उस पर प्रोडक्शन इसका है, काफ़ी स्टोरेज करना है, उसके लिए इनको जो कि इसमें रोग लगते हैं उनके लिए उनको कवकनाशियाँ जो हैं, नाशी हैं, दवाइयाँ हैं, थियोडोन है, आपके इसका सुमिथियोन है, इस तरह की जो कीटनाशी दवाइयाँ, उनका भी समय इनके ऊपर इसके स्प्रे करके स्टोरेज किया जाता है चावल के उसके। और अब जो हम बात करेंगे इसकी इम्प्रूव वैरायटी चावल की कौन कौन सी हैं और कौन कौन से यूजेस हैं, हम बात करेंगे इसको अपन अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।